अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज हुआ, मगर पुलिस की जानिब से किसी PTI रहनुमा या कारकुन को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी समेत कई रहनुमाओं ने रजाकाराना गिरफ्तारी दे दी, या फिर ये कहना दुरुस्त होगा कि वो खुद ही जाकर पुलिस वैन में तशरीफ फरमा हो गए। PTI रहनुमाओं और कारकुनों ने पुलिस से गिरफ्तार करने का मुतालबा किया, मगर पुलिस ने ऐसा न किया तो CCPO ऑफिस के सामने कई PTI रहनुमा और कारकुन कैदियों की गाड़ी के अंदर और छत पर सवार हो गए और वैन पर चढ़कर सेल्फियां बनाते रहे। गिरफ्तारी देने वालों में उमर सरफराज चीमा, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, आजम सवाती और दीगर शामिल थे। पुलिस के मुताबिक उनके पास ताहाल किसी को गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स नहीं, इसलिए किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया सिवाय उनके जो खुद वैन में सवार हुए। पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला किया है, जिसके बाद स्पेशल ब्रांच की फहरिस्त के मुताबिक गिरफ्तारियां बाद में की जाएंगी। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत की जानिब से वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाने का फैसला किया गया है। सवाल यह है कि लाहौर में जेल भरो तहरीक का जो आगाज हो गया है, ये किस तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताकत देगी, कमजोर करेगी, इस मामले पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले ये बता दूं कि जो एक प्रिजन वैन है, ये जेल रोड से मॉल रोड, फेरोजपुर रोड पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल से आगे जा चुकी है। इस वक्त तक अभी जो नजर आ रहा है, शायद ये कोट लखपत जेल तक जाएगी। कहां जाकर ये सफर खत्म होगा, इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी पर बात करेंगे प्रोग्राम के आगाज में। जो पैनल हमारे साथ मौजूद है, शहजाद चौधरी, अबसार आलम, जैगम खान और इसार राना साहिब हैं। प्रोग्राम का पहला सवाल इसी मामले पर आप सबके लिए इस तरह से, लाहौर में जेल भरो तहरीक का आगाज, इख्तिताम क्या होगा? अफसर साहब, गुज़िश्ता रोज़ हमने बात की लाहौर, यहाँ से आगाली सियासत और किस तरीके से सियासी जमातों को ताकत मिलती रही है, और ये भी हमने कहा कि देखना है कि आज का दिन क्या बनेगा जब इसका आगाज होगा। तो आगाज तो हो गया है, चाहे रजाकाराना हुआ, गिरफ्तारियां दे दी गई, हुकूमत कुछ रेजिस्ट करती और एक पीछे हटती भी दिखाई दी है। आपके ख्याल में इख्तिताम क्या होगा? मुख्तसरन आपके सवाल का जवाब है कि इख्तिताम टाइम फिश, और क्या होना है इसका। अगर फ़र्ज़ करें इंतखाबात का ऐलान हो जाता है और जितने रहनुमा आज गए हैं और ये कल या परसों रोज़ाना ये मेरा ख़्याल है गिरफ़्तारियाँ पेश की जाएंगी, तो जो PTI की लीडरशिप है, जिसने मैदान में आना है, जिसने इलेक्शन कैंपेन चलानी है, अगर वो जेल में चली गई और 2 सूबों में इंतखाबात का कैंपेन शुरू हो गई, तो फिर क्या होगा? अभी KP से भी उन्होंने अनाउंस किया कि वो भी शुरू करने वाले हैं। तो मुझे इस मंतक की समझ नहीं आई अभी तक कि इस वक्त जब आप एक तरफ इंतखाबात के लिए प्रेशर डाल रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपनी जो टॉप की लीडरशिप है वो और वर्कर्स जो हैं आप उनको जेल भिजवा रहे हैं, तो अगर 16 MPO के तहत उनको 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया सबको, तो 3 महीने देखें आप जाके पूरे होंगे अप्रैल मई जून में, मार्च अप्रैल मई में, तो वो उस वक्त तक तो हो सकता है इंतखाबात भी हो चुके हों। तो मैं नहीं समझता कि ये बहुत कोई समझदारी की पॉलिसी है। लेकिन बहरहाल एक मैंने कल भी कहा था कि लहू गर्म रखने का एक बहाना, अपने वर्कर्स का खून गरमाने के लिए सियासी जमातों को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए स्ट्रीट पे और TV चैनल्स की स्क्रीन पे कि हम कुछ कर रहे हैं, हम मौजूद हैं मैदान में। उस सेंस में ये जो है ये ऑप्टिक्स, गुड ऑप्टिक्स, बट फॉर सम टाइम लॉन्ग टर्म इसका फ़ायदा कुछ नहीं होना। हाँ, ये हो सकता है कि वर्कर्स की कुछ ट्रेनिंग हो जाए, जेल में रहने का उन्हें तजर्बा हो जाए और वो बाहर आके कह सकें कि हमने जेलें भुगती हुई हैं। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा। ज़ैगम साहब, अभी पता नहीं जेल भुगतेंगे भी या नहीं भुगतेंगे, लेकिन गुड ऑप्टिक्स अबसार साहब इसको कह रहे हैं, क्योंकि ये जो अगर वैन के अंदर जितने हैं और ऊपर जितने हैं, जितनी भी कोशिश कर ली जाए एक वैन के ऊपर और अंदर बाहर जो हो सकते हैं वो 100 कर लें आप मैक्सिमम, ये इतने ही लोग मौजूद हैं। अगर इनको जाके कहीं उतार दिया जाता है इस लाहौर शहर के झूले के बाद, तो क्या वाकई ये कोई PTI को फायदा देगी जेल भरो तहरीक? जी, फायदा तो देगी और फायदा दे रही है। मेरी राय में इसको हमें पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के टर्म में देखना चाहिए। इमरान खान ने बड़ी कामयाबी से एक और बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट क्रिएट कर दिया है, जिसने इस वक्त पब्लिक इमेजिनेशन को एक दफ़ा फिर गिरफ्त में ले लिया है, पूरे मीडिया को गिरफ्त में ले लिया है। सब लोग उन्हीं के नैरेटिव के बारे में और इस इवेंट के, पॉलिटिकल इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बजाय ख़ुद एक बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए, इमरान खान की मुसलसल कामयाबी जो रही है और PDM की जो मुसलसल नाकामी रही है, वो ये है कि इमरान खान का नैरेटिव ही चलता है, वो नैरेटिव में लीड कर रहे हैं।
पॉलिटिकल इवेंट्स वो बना रहे हैं, मीडिया पर वो छाए हुए हैं, और पीडीएम जो है वो सिर्फ रिएक्ट करती है एक साए की तरह। ना वो नैरेटिव बना पाती है, ना वो इवेंट क्रिएट कर पाती है, ना वो मीडिया की अटेंशन ले पाती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अब तक जितनी इमरान खान स्ट्रेटजीज़, जितने इवेंट्स उन्होंने क्रिएट किए हैं, उनमें ये सबसे पुरखतर है और ये सबसे मुश्किल है। क्योंकि आपने देखा कि आज भी जो पुलिस एक काम कर रही है कि गिरफ्तार करने से इनकार कर रही थी, उसकी सादा सी वजह है कि पुलिस क्यों गिरफ्तार करे, जेल में किसी को क्यों डाला जाए अगर किसी ने कोई खिलाफ कानून काम नहीं किया। तो आपको कोई सर 144 की तो खिलाफ वर्जी हुई है लाहौर में, 144 लगी हुई थी जी। अगर उसमें फिर गिरफ्तार करते हैं, या आपने देखा कि पुलिस की वैन पे हमला हुआ, या इस तरह के जब भी कोई काम करते हैं जहां कानून तोड़ा जाता है, तो वहां ना सिर्फ जेल में जाएंगे, वहाँ पे सज़ा भी दी जा सकती है, कई महीने भी रह सकते हैं। और वो तमाम बातें जो अभी अफसार साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया, उसके ख़तरात सामने आ सकते हैं। और अगर लीडरशिप भी कोई ऐसा काम करती है जिसके नतीजे में वो कुछ महीने जेल में चले जाएं, वो भी ख़तरा है। अगर कोई थोड़ी बहुत उनको सज़ा हो जाती है, फिर तो उनका पूरा पॉलिटिकल करियर जो है वो ख़तरे में पड़ जाता है। लेकिन इमरान खान का जो मकसद था वो अब तक अचीव करने में कामयाब रहे हैं। मकसद उनका एक ये था कि जो कार्रवाइयाँ वो अपनी अपोजिशन के साथ कर रहे थे वो उनके साथ ना हो पाए, इस वक्त की हुकूमत उनके साथ वो काम ना करे। तो जवाबी कार्रवाइयों से, कानूनी कार्रवाइयों से अब तक उन्होंने अपने आप को, अपनी पार्टी को महफूज रखा है। मकबूलियत में उन्होंने इजाफा किया है। अब फौरी जो उनके टारगेट्स हैं वो दो हैं। एक तो ये है कि वो नाअहली से बचना चाहते हैं जिसकी तलवार उनके सर पे लटक रही है, और दूसरा वो गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं। इसलिए इस वक्त उनके चैलेंजेस भी बड़े हैं और मकासद भी बड़े हैं और मुश्किल काम है। और फिर ये कैसी जेल भरो तहरीक है जिसमें लीडर खुद गिरफ्तारी से बचना चाहता है? तो लीडर की गिरफ्तारी से बचने के लिए तो जेल भरी जा रही है ताकि लीडर की जगह ही ना बचे। मकसद तो वही है, लेकिन शायद वो जेल जाने से बच जाएं, लेकिन मेरा ख्याल है उनका नाअहली का खतरा जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। इसार साहब, जो ऊपर गुफ्तगू हुई कि एक्शन या बयानियां तो इमरान खान बना रहे हैं, पीडीएम हुकूमत जो है वो सिर्फ रिएक्शन देने पर है। हमने 25 मई भी देखा, 26 नवंबर भी देखा, अब ये 22 फरवरी से समझे एक तीसरा एहतजाज कहा जाए या पीटीआई का बयानिया कहा जाए। अब तक पीटीआई महफूज रही है। इख्तिताम क्या होगा इस जेल भरो तहरीक का? गिरफ्तारियां कोई नुकसान दे जाएंगी या फ़ायदा दे जाएंगी पीटीआई को? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि इमरान खान ने पिछले एक अरसे से मीडिया को लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, और मीडिया जिस तरफ वो जाते हैं घंटा घर की तरह उनके गिर्द घूमता है। ये उनकी कामयाबी है। और अवाम को क्या मिल रहा है इससे? मैं ज़रा पहले इस पे बात करके ना फिर मैं अवाम की तरफ आता हूँ, क्योंकि अवाम तो पाकिस्तान में मैटर ही नहीं कर रही। तो इमरान खान की कामयाबी तो अवाम होने चाहिए ना। अगर वो मीडिया को एक बयानिए के गिर्द घुमा रहे हैं तो ये तो फिर कुछ और ही हो रहा है। ये मैं आपका मैसेज जरूर उन तक पहुंचाऊंगा कि आपकी जो कामयाबी वो अवाम की कामयाबी होनी चाहिए, ये मैं उन तक पहुंचाऊंगा। लेकिन मैं सरेदस्त ये समझ रहा हूँ कि इमरान खान एक अच्छी जिसे कहते हैं ना मीडिया कैंपेन लेके आए, और उन्हें पता है कि किस तरह मैंने खबरों में रहना है, स्क्रीन ऑक्यूपाई करनी है और अखबारात के फ्रंट पेज जो है वो ऑक्यूपाई करने। लेकिन इसमें एक बारीक चीज़ है आयशा साहब, वो ये है, देखें, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है, ये एक निगरान हुकूमत है। मोहसिन नकवी साहब वजीर आला हैं, और मोहसिन नकवी साहब क्यों उन्होंने दी लड़ाई अपने गल पान जी, वो क्यों जनाब वो लाठीचार्ज करन या कोई मिसबिहेव करे? पुलिस वाले तो आज खुद कह रहे थे तशरीफ लाए, वैगन खाली है जनाब, बैठे हैं। इस तरह तो लारी अड्डे के ऊपर जो वैगने भरने वाले वो नहीं आवाजें लगाते जिस तरह आज पुलिस वाले लगा रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि पंजाब की जो निगरान हुकूमत है उसने भी एक दानिशमंदी का मुजाहरा किया। नहीं है, उसने गुरेज किया है सियासत में। तो क्यों वो किसी दी लड़ाई अपने कार क्यों पान दी? ठीक हो गया, ठीक है ना, वो लड़ाई उनकी नून लीग की और उसकी है, तो मोहसिन नकवी साहब अपने घर में वो लड़ाई क्यों डालें? तो इसका मतलब फिर वो गिरफ्तारियां नहीं करेंगे? अभी तक तो जो लग रहा है वो यही है। लेकिन आज एक वाकया हुआ, जुबैर नियाजी साहब पीटीआई के लीडर हैं, उनको गिरफ्तार करने के बाद उनको छुड़ा लिया गया, और उसी में नहीं, वो खुद ही जाके बैठे थे और उनके साथ के लोग उन्हें खुद ही ले गए वापस। नहीं, वही कह रहा हूँ ना, वो तो बैठ गए थे। बाद में जो उनके कारकुन थे उन्होंने कहा नहीं पाए तुम साढ़े नाल चंगे लगते हो, वो उन्हें बाहर निकाला, और स्क्रीन भी कहीं टूटी। इसका पर्चा हो सकता है, तो एक आधा पर्चा होगा
तो ये तो जेन्युइन पर्चा होगा और होना चाहिए। और इसमें अगर जुबैर साहब जाते हैं तो वो नौजवान की आदत है, कोई बात नहीं, नौजवानों को जेल भी जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद फिर वो जो आपकी बात है आखिरी कि इस सारे एपिसोड से बराह रास्त अवाम का तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो एक इक़्तिदार की जंग है, इक़्तिदार की सियासत चल रही है। इमरान खान साहब पूरी तरह खेल रहे हैं। और जो पीडीएम की क़यादत है, बस एक दो जुमले में कहूँगा कि देखें पीडीएम की क़यादत की इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो जो पुराना लतीफ़ा है ना कि वो जो जनाजे को एक बंदा कंधा दे रहा था तो उसे कोई ले ही नहीं रहा था, तो फिर उसने नीचे रख के कहा कि मैं मारे ऐसी अनु। अब पीडीएम की पूरी क़यादत गायब हो गई है, सिर्फ शहबाज शरीफ खड़े। मरियम साहिबा ने कहा साडा कोई ताल्लुक नहीं, ख्वाजा साहब ने कह दिया हमारा कोई ताल्लुक नहीं, पीडीएम के जो बाकी लोग हैं उन्होंने भी बयानबंदी बंद कर दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अकेले शहबाज शरीफ साहब को फेस करना है और उसमें इमरान खान का वो मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान बहुत आगे होगा, उसको क्या फोर्स ही कर रहे हैं? मैं नहीं समझता कि इस तरीके का कुछ नहीं निकलेगा सिवाय इसके कि आप मीडिया में जिंदा रहेंगे। जो अफसार भाई ने बात की कि अगर इंतखाबात का ऐलान हो जाता है तो फिर क्या करेंगे? फिर जो ये लोग अंदर गए ना, ये अंदर से वो करेंगे जो इन्होंने कौमी असेंबली में किया। पहले कहते थे इस्तीफे ले लो, अब कहते हैं वापस नहीं, फिर ये अंदर से इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं, फिर ये कहेंगे बाहर निकालो इलेक्शन, फिर ये अंदर से इलेक्शन लड़ेंगे, अपने पंफलेट वहां से अंदर से बाहर फेंका करेंगे कि जी हम भी लड़ रहे हैं। ठीक है जी, शहजाद चौधरी साहब के साथ हमारा राब्ता बहाल नहीं हो पाया, कुछ फनी वजूद टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन कोशिश करेंगे कि वो साथ शामिल हों और उनकी राय भी यहाँ पर आपके सामने रखें। अपने अगले मामले की तरफ बढ़ते हैं, वो है जी इंतखाबात का, जिसका ऑलरेडी जिक्र हो रहा है। सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात हैं, तारीख जो दी गई है वो भी मुतनाज़े बन चुकी है, दी जानी चाहिए थी, नहीं दी जानी चाहिए थी और किसने देनी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट की मुतअद्दिद ऑब्जर्वेशंस, सदर आरिफ अलवी की तरफ से सूबाई इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने के बाद भी इलेक्शन कमीशन का सूबाई इंतखाबात के मामले पर अब तक कोई ठोस मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। कभी गवर्नर्स के साथ मीटिंग, कभी अटॉर्नी जनरल के साथ मुशावरत और कभी सदर को खत लिख देना। इलेक्शन कमीशन इस सब से आगे बढ़कर कुछ भी नहीं कर पा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान सुप्रीम कोर्ट में ये मौक़िफ़ अपना चुके हैं कि अदालती ऑफिसर्स और फौजी एहलकारों की अदम मौजूदगी और मतलूबा माली मसाइल के हल के बगैर इलेक्शन कमीशन कैसे इंतखाबात करवा सकता है। इस उज़्र के बावजूद ये इलेक्शन कमीशन का इदारा ही है जिसे आइन ने मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात करवाने का पाबंद किया है। ऐसे में सूबाई इंतखाबात के लिए कौम की नज़रें इलेक्शन कमीशन पर लगी हुई हैं। इसी मामले पर सवाल रखेंगे पैनल के लिए। सवाल इस तरह से है, आफ्ताब सुल्तान की नज़ीर बार बार बेबसी का इजहार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास दो ही ऑप्शंस हैं, 90 रोज़ में इंतखाबात या फिर ओहदे से इस्तीफ़ा। फोरम को आपके सामने खोलते हुए ये दो ऑप्शंस दे रहे हैं जो हमें समझ में आ रहे हैं। अगर आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर मामलात आगे बढ़ाने हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या तो 90 रोज़ में इंतखाबात के मामले को मुकम्मल करना है, या फिर अगर वो समझ रहे हैं कि वो इतने बेबस हैं कि इंतखाब की तरफ नहीं जा सकते, तो फिर वही सूरत है जो चेयरमैन नायब के साथ बनी कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। अफसार साहब, आपके ख्याल में क्या ऑप्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास मौजूद है, या क्या वो ले सकते हैं, या कहाँ जाएंगे? देखिए, जो इस्तीफ़ा देने की रवायत है मगरबी मुल्कों में, वो उस वक्त दिया जाता है जब कोई ऑफिशियल या सियासतदान गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है, या उसने कोई झूठ बोला होता है जो एक्सपोज हो जाता है, या उसने किसी कानून की खिलाफ वर्जी हो तो तब वो अखलाकी तौर पे मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, जिसकी रवायत पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन मेरा इख्तलाफ है इस कल्चर से यहाँ पे, जो हमारे यहाँ राइज है या जिसको अप्रिशिएट किया जाता है कि एक बंदा जो सही है और उसूल परस्त है और अपना काम अच्छे तरीके से करना चाहता है, जैसे कि नैब के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान थे, वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं कि जी उनके लिए रुकावटें बहुत खड़ी की गई हैं और उस पर सब लोग तालियां बजाते हैं कि जी बड़ा असूल परस्ती का उन्होंने मुजाहरा किया। मैं नहीं समझता कि हमारे जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क, तरक्की पजीर मुल्क के लिए, और ख़ास तौर पे हम तो तरक्की पजीर मुल्क से भी पीछे चले गए हैं ना। हमारे यहाँ तो लोगों को खड़े होकर सामना करके मुश्किलात का कुर्बानी देनी चाहिए, बजाय इसके कि वो कहें कि मेरे लिए रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, मैं इन रुकावटों से लड़ नहीं सकता, मैं इनको अबूर नहीं कर सकता, इसलिए मैं घर वापस जा रहा हूँ। ये आसान तरीका है और मैं नहीं समझता कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कामयाब लोग हैं और जिनको इस मुआशरे ने मौके दिए हैं कि वो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाएं, वहाँ वो रुकावटें देख के और अपनी जान बचाने के लिए, अपने आराम के लिए वो वापस घर चले जाएं, ये मुनासिब नहीं है। जो कामयाब लोग हैं इस मुल्क में, चाहे वो जवान हों चाहे वो बूढ़े हों, उन्हें सोसाइटी को गिव बैक करना चाहिए। और जो बड़ी उम्र के लोग हैं, सीनियर लोग जो हैं, वो सोसाइटी को गिव बैक कैसे कर सकते हैं? वो इसी तरह कर सकते हैं कि वो रुकावटों का मुकाबला करें, वो खड़े हो जाएं वहाँ पे, चाहे उन्हें एक कदम आगे नहीं जाने दिया जा रहा,
लेकिन वो वहीं तो खड़े हो सकते हैं ना, वो एक कदम पीछे क्यों आते हैं? वो एक कदम पीछे नहीं आते, वो घर चले जाते हैं। यही बात यहाँ पे मेरा ख्याल है कि पैडल करने की कोशिश की जा रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर काम नहीं करने की दिया जा रहा तो वो मैं नहीं समझता। इस तरह तो सारे जो लोग किसी उसूल पे खड़े होते हैं और उनके लिए रुकावटें तो आती हैं, वो मुस्ताफ़ी होकर घर चले जाएंगे तो वो जगह कौन फिल करेगा? आके फरिश्ते तो नहीं आएंगे। अब साहब तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर फैसला क्यों नहीं कर पा रहे? आपकी गुफ्तगू ये कह रही है कि ओहदे से इस्तीफा हल नहीं है, तो इसका मतलब है कि उनको इंतखाब कराने हैं 90 दिन में, तो फिर वो इंतखाब की तारीख दे दें। बाकी हर इदारा खुद जिम्मेदार है अपने कंडक्ट के लिए। जब वो एक तारीख दे देंगे, वो तारीख क्यों नहीं देते? आपकी और मेरी ख्वाहिश पे नहीं आइन और कानून चल सकता। मैं समझता हूँ ना सर, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। माजरत के साथ कतई कलामी की माजरत अबसार साहब, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। आइन कहता है 90 रोज में इंतखाब होना ही है हर हाल में, और उनको तारीख देनी है और कंडक्ट कराना है। नहीं कहता, इस पर कोई दो राय नहीं। ये बात आपकी यहाँ तक बात ठीक है कि आइन कहता है 90 रोज़ में इलेक्शन करवाए जाएं। इसके बाद आपकी बात मैं भी माजरत के साथ कह रहा हूँ कि आपकी बात ठीक नहीं है। आइन इलेक्शन कमिश्नर को इख्तियार नहीं देता इलेक्शन की डेट अनाउंस करने की, ना ही वो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का हक देता है सदर को डेट अनाउंस करने की। यहाँ पे 5 वजूहात हैं जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं कर पा रहा। सबसे पहली वजह यह है कि तारीख का ऐलान नहीं हुआ, और वो ऐलान ना इलेक्शन कमिश्नर, देखें एक आइनी शिक में अगर इबहाम है या इलेक्शन एक्ट में इबहाम है तो वो उसका फैसला कोर्ट में होना है। उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो कोर्ट ने करनी है। वो मैं या आप या और जितने एनालिस्ट यहाँ बैठे हैं, सियासतदान नहीं कर सकेंगे, ना करनी चाहिए। 2 राय आ चुकी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उसका मतलब क्या 57 का। इसलिए ये अदालत के पास जाएगा मामला। तारीख का ऐलान किसने करना है, पहले इसका फैसला होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कह दिया हमारे पास पैसे नहीं हैं, अदलिया ने कह दिया हमारे पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है, फौज और पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कह दिया हमारे पास बंदे नहीं हैं, मर्दमशुमारी नई जो है वो प्रोसेस में है, अगर वो आ गई तो फिर नई हल्का बंदियां करनी पड़ेंगी। इन सब ये जो 5 मैंने आपको बातें बताई हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन का तो कोई कसूर नहीं है ना वो इनकी, जब उसके पास वसाइल ही नहीं है वो क्या करे? इलेक्शन कमिश्नर मार्शल लगा सर, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखकर इन तमाम इदारों ने दे दिया है? सर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक तारीख दे दें, उसके बाद फिर हर इदारे की जिम्मेदारी है, उनका काम तो तारीख देना है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि सदर ने बुलाया मुशावरत के लिए, सदर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुशावरत से तारीख दे सकते थे। नहीं, उनके पास इख्तियार नहीं है चीफ इलेक्शन कमीशन के पास। वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते, गवर्नर कर सकता है सूबाई असम्बलियों के। जनरल इलेक्शन के प्रेसिडेंट करता है, और जनरल इलेक्शन भी उस वक्त जब कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद ऑटोमेटिकली जो ख़त्म होती हैं तब जाके। ये जो नया यहाँ पे एक नया मसला पैदा हुआ है, ये बहरान है, आइनी बहरान, कि 2 सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो डिज़ोल्व कर दी गई हैं, लेकिन कौमी असम्बली भी है और 2 सूबाई असम्बलियाँ इन प्लेस हैं। इस वजह से ये नई सिचुएशन पैदा हुई है ना। ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसी सिचुएशन पहले कभी नहीं आई, इसलिए ये बहरान पहले नहीं। ठीक हो गया, मुझे एक ब्रेक पे जाना है अफसार साहब, और अच्छा सवाल उठाया है, इसको वापस आते हैं तो इसी पे बात करते हैं। जो आईनी बहरान पैदा किया गया है, तो फिर खुद से चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों नहीं पहुंच जाते सुप्रीम कोर्ट? आखिर तो इंतखाबात होने हैं, मामले को आगे तो लेके जाना है। पिछले 35-40 दिन में उधर ही घुमाया जा रहा है इसको, कहीं तो इसने अपने मंतकी अंजाम पर जाना है। ब्रेक से वापस आते हैं तो दीगर पैनलिस्ट से उनकी राय जानते हैं। स्ट्रेट टॉक में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। सूबाई इंतखाबात की तारीख का ऐलान अब तक हो सका। उनके पास 2 ऑप्शन हैं, 90 रोज में इंतखाबात, या फिर आफ्ताब सुल्तान ने जैसा कहा कि उनको उनका काम नहीं करने दिया जा रहा और उन्होंने ओहदे से इस्तीफा दिया। अफसार साहब गुफ्तगू कर रहे थे, आज शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कहा है कि सदर पाकिस्तान ने गैर आइनी हरकत की है, मैं उन्हें खत लिखूंगा। ज़ैगम साहब जो बात ऊपर अफसार साहब कर रहे थे उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सदर ने गैर आइनी काम किया तारीख देकर, और चीफ इलेक्शन कमीशन तारीख दे नहीं सकते हैं। सर, तो फिर इस इलेक्शन की तारीख कैसे आएगी जिसे आइन कहता है कि इसे 90 रोज में होना है? कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट? सब सुप्रीम कोर्ट की तरफ तो बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ही बात जाएगी, क्योंकि मामला अब आइनी तशरीह का है। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमिश्नर का ना इस्तीफ़ा देना बनता है और ना उनकी इस वक्त शिकायत बनती है, क्योंकि पाकिस्तान का आइन देखें आप या इलेक्शन एक्ट 2017 देखें, उसमें कहीं भी इलेक्शन के तारीख़ देने की ज़िम्मेदारी वो इलेक्शन कमीशन को नहीं दी गई। जो पाकिस्तान का आइन है उसके आर्टिकल 218 और 219
इलेक्शन कमीशन के ये ज़िम्मे लगाते हैं कि वो कंडक्ट करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे इलेक्शंस को। डेट जो है वो एग्जेक्टिव की तरफ से आएगी, और ये बहुत वाज़ेह है कि जो सूबाई इलेक्शंस हैं उनकी तारीख़ वो गवर्नर ने देनी है। अब मसला ये है कि गवर्नर जो है वो हीले बहाने कर रहे हैं। उन्होंने एक सुराख बनाने की कोशिश की है आइन के अंदर, एक अजीब व गरीब सी वो तावील बना के लाए हैं, क्योंकि मैंने साइन नहीं किए इसलिए मैंने तारीख़ नहीं देनी। भाई वो तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आप साइन करें या ना करें, क्योंकि फ़ैसला एग्जेक्टिव ने करना था, वो ऑटोमेटिकली वो काम हो जाना था, असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो जानी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप तारीख़ देने से इनकार कर दें। जो इलेक्शन केपी में तो तारीख दी जा सकती है, वहां तो ऑटोमेटिकली नहीं डिसॉल्व हुई थी। जी बिल्कुल दी जा सकती है, केपी की तारीख जी बिल्कुल। अब आप देखिए ना, अब आप देखिए ना कि गवर्नर एक तरफ जो बहाना बना रहा है, दूसरी तरफ वो बहाना भी मौजूद नहीं है, फिर भी वो डेट देने को तैयार नहीं है, तो यहाँ से बदनीयती वाज़ेह हो जाती है। अब जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा, बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब ने ठीक कहा, क्योंकि सदर साहब ने जो इस्तेमाल किया है इलेक्शन एक्ट का, उसकी जो क्लास 57(1) इस्तेमाल की है वो बिल्कुल गलत तौर पे की है। पाकिस्तान के जो आइनी स्कीम है उसमें सदर एग्जेक्टिव का, वज़ीर आज़म का यानी कैबिनेट के मशवरे का पाबंद है। ये आर्टिकल 48 में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। सदर एक अलामती ओहदा है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक उसको एडवाइस ना आए। फिर जिस कानून को उन्होंने इस्तेमाल किया उसमें यह लिखा हुआ है कि सदर अनाउंस करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो फैसला करेंगे, और अनाउंस करेंगे वो इलेक्शन कमीशन के मशवरे के साथ। और अनाउंस क्या करेंगे? वो अनाउंस करेंगे कौमी असम्बली की तारीख। यानी जो गवर्नर का काम था वो सदर ने करने की कोशिश की, मशवरा नहीं हुआ, बग़ैर एग्जेक्टिव के किसी एडवाइस के उन्होंने ख़ुद से ऐलान कर दिया। तो मेरे ख़्याल है सदर साहब ने अपने आइनी इख्तियार से तजावुज़ किया है। लेकिन अब मसला आइनी तशरीह का है। आइन के तशरीह की जो ज़िम्मेदारी है वो सुप्रीम कोर्ट की है। अब सुप्रीम कोर्ट को जल्द अज जल्द ये बता देना चाहिए कि तारीख़ देना किसका काम है, ताकि उस पर ज़िम्मेदारी फ़िक्स हो जाए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन आगे बढ़े और एक्शन होल्ड करे। अभी तक इलेक्शन मतलब तारीख की तलाश के लिए तो सरवा जाएंगे, मगर इस वक्त एक रीसेंट स्टेटमेंट जो अभी कतई कलामी की माज़रत ज़ैगम साहब, एक इमरान खान साहब का बयान है जो अभी सामने आ रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए इसी मामले को लेके। आप आईनी बहरान कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को नहीं कोई समझा रहा कि ये आईनी बहरान पैदा किस वजह से हो रहा है, जिम्मेदारी किसकी है। तो फिर कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट में जाके कहे चीफ जस्टिस साहब या तो खुद नोटिस ले लें या हमें तारीख का कुरा निकाल दें कि ये इंतखाब करा दें। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रहे हैं। इमरान खान को खुद भूल गया कि किस तरीके से उन्होंने आइन से तजावुज़ किया था, आइन को तोड़ा था। कि जब उनके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस की मोशन मौजूद थी, उन्होंने असम्बली को तहलील किया था और फिर सदर साहब ने उस पर साइन भी कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह भी दिया था कि आइन को तोड़ा गया है। तो आइन के तहत सबसे पहले तो उनका अपना मुआवजा बनता है, क्योंकि आइन शिकनी इमरान खान साहब की और सदर अलवी की वो कानूनी तौर पर पाकिस्तान की आला तरीन अदालत में साबित हो चुकी है। मेरे ख्याल में आर्टिकल 6 तो नहीं बनता, लेकिन ये आइन से तजावुज़ ज़रूर है और अदालत को देखना चाहिए कि क्या इसमें कोई मुआवजे की बात बनती है, और अगर बनेगी तो गवर्नर्स की बनेगी। ठीक है जी। इसार राना साहब, यहाँ पर दोनों ऑप्शंस को छोड़ते हुए जो हमारे दो मेहमानों ने बात किया, सुप्रीम कोर्ट जाना है, अब क्या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, जी मेरी मदद करें तारीख तलाश करने में? बात यह कि ये कौन सा कोई ईद का चांद है जैसे तलाश करने के लिए इतनी कमेटियाँ बनाने की ज़रूरत है? फिर देखिए, आप एक जुमला सवाल बार बार कह रही थी कि आइन कहता है कि 90 रोज़ में इंतखाबात कराए जाए। एडा पोला गुआचा आइन मैं नहीं देखा कि वो कहता किसे, किसी को नहीं पता। वो कह रहा है पाइन मैनू नहीं कह रहा, वो दूसरा कहता है भाई मुझे भी नहीं कह रहा, वो कह रहा है मुझे नहीं। तो फिर ये क्या नरेंद्र मोदी को कह रहा है, ये क्या बिल क्लिंटन को कह रहा है? इस मुल्क के जो जिम्मेदार हैं किसको कह रहा है? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। यानी इसका मतलब है कि हमारे आइन में इतनी स्कम है कि हमारे आइन को यही नहीं पता कि इस कंडीशन और इस सिचुएशन में क्या होगा। इसकी रीज़न पता क्या है कि हम इस वक्त एक मैच खेल रहे हैं, इसमें दो टीमें, एक टीम इंतखाबात कराना चाहती है, एक नहीं कराना चाहती। एक टीम चाहती है, दोनों टीमें ये चाहती है हम अकेले ही खेलें, जो भी खेले, दूसरा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं बर्दाश्त करने को तैयार। रीज़न ये है कि वो थाने में 3 बंदे लाए गए, तो 2 ने शराब पी हुई थी, तो एक ने कहा भाई इसे क्यों लाया? कह जी मैं फुटबॉल खेल रहा था। दूसरे कहा तुम क्या कर रहे थे? मैं भी फुटबॉल खेल रहा था। तीसरा लकीरें बैठा मार रहा था, उसने कहा तू कौन है? उन्होंने कहा जी मैं फुटबॉल था।
तो अवाम तो फुटबॉल है, एम्पायर ने करना है ना, जो भी है खेलने दोनों मिलके। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें आपने ये जो कहा ना कि वो इस्तीफा दे दें, अगर वो इस्तीफा देते ना तो ये बैक वक्त मुस्लिम लीग नून पे और बैक वक्त पीटीआई दोनों पे एहसान होगा। पीटीआई पे एहसान कैसे होगा कि उनके मुश्किल के दिन ख़त्म हो जाएंगे, कोई नवा बंदा आएगा, मुन्ने को थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा, हो सहराव में। पर फिर वो कैसे होगा? वो तैनाती तो फिर मिलकर होनी है, किसको लगाना है उसके लिए अपोजिशन लीडर, फिर पीटीआई भी तो चेयरमैन नैब पर खड़ी है कि वो हमारी मर्जी और उस पर मुशावरत से लगेगा। ये तो मुशावरत होनी नहीं यहाँ पे ना हो। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाते हैं इस्तीफा देके, जो जिस पे हम बार बार जोर दे रहे हैं, हालांकि उन्होंने कभी ऐसा नहीं करना, तो मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा ये होगा कि फिर एक नया प्रोसेस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये और वो होगा तो इंतखाबात होंगे, तो ये इसी चक्कर में फिर आप महीना 2 महीना गुजार लेंगे और कानूनी मोशगाफियाँ जो हैं वो आपके पास हैं। सर फिर सुप्रीम कोर्ट जाए ना, कोई तो जाए। क्यों जाए? कौन जाए? जो कहते हैं ना बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? केड़ा जाके बुआ खड़काएगा? इलेक्शन चाहिए पीटीआई को, चले जाएं सुप्रीम कोर्ट, उन्हें कहें कि तारीख ले दें। नहीं, वो उसमें केपीके में भी चले गए और पंजाब में भी मेरा ख्याल है आजकल में चले जाएंगे, और वहाँ ऑलरेडी एक आधी दरख्वास्त भी इस पे ज़ेर समात है। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो अभी वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि मुझे काबीना ने कहा कि चिट्ठी ज़रा सैयद जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे, तो अब वो चिट्ठी लिखेंगे। ये गा गे गी गू गा, इससे हम बाहर ही नहीं आ रहे। अभी तक हम यही नहीं तय कर सके कि हो गया है, कर लिया है से पे आ जाए। हम अभी भी गा गे करेंगे लिखेंगे, फला होगा, ये होगा। भाई या तो आप ये तय कर लें कि आइन का ये एक तरफ उठा के रख दें और कहें जी आइन शाइन कोई नहीं, ये मशवरे ना दें, जिसकी लाठी उसकी। और मुझे पता है किसी पे आर्टिकल 6 नहीं लगेगा, मेरे पे ही लग जाएगा। लेकिन ये कि ये मुल्क की वो चांकिया का जो असूल है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस पे चल रहे। चलें ठीक है। जो ऊपर ताकतवर तबका बैठा है वो अपनी मर्जी कर रहा है, कहता है नहीं कराने इंतखाबात, तुसी जो मर्जी कर लो, हम नहीं कराएंगे, तो नहीं हो रहे। गवर्नर कहता है मैं नहीं कराऊंगा, इलेक्शन कमिश्नर कहता है मैं नहीं कराऊंगा, तो फिर तय करना है कि कौन कराएगा भी कि नहीं। और ये जो कंक्लूड हो रहा है कि तय करना है, हालात और वाकयात ये बताते हैं कि अब ये तय सुप्रीम कोर्ट में होगा। कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट खुद बुलाएगी कि आ जाए अच्छे बच्चों, आपको बताएं इलेक्शन की तारीख क्या है और किसने देनी और कब होना है, या ये फिर वो तमाम लोग जिनकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, जो इसमें सुराख ढूंढ रहे हैं, वो भी तारीख की तरफ बढ़ सकते हैं अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए। एक और मामला है कल हुई तब्दीली का, में तब्दीली आई। इमरान खान को ये बात कही थी कि जनरल रिटायर्ड बाजवा आपके मोहसिन हैं, पीटीआई के मोहसिन हैं, खुदा का खौफ करो, उनके खिलाफ ना बोलो। पीटीआई को चाहिए कि ये याद रखे, एहसान फरामोश ना बने। जनरल रिटायर्ड बाजवा के उन पर एहसानात हैं। साबिक आर्मी चीफ उनको उठाकर कहां से कहां ऊपर ले गए, ये अपने आप को क्या समझते हैं? ये सारे लोग क्या ऊपर से आ गए हैं? अगर जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ किसी ने बात की, सबसे पहले मैं बोलूंगा। इन्होंने मजाक ही बना लिया है। बंदा इतना एहसान फरामोश हो सकता है? ये क्या है कि मुंह उठाकर जो मर्जी आए शुरू हो जाता है? आप अपनी औकात में रहें। ये अल्फाज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐलान करदा मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही के, जो उन्होंने सिर्फ 2 माह पहले एक इंटरव्यू में अदा किए थे। यहीं तक नहीं, परवेज इलाही तो यहाँ तक कह चुके हैं कि इमरान खान दौर में 3 साल तक नैपियां तब्दील की जाती रहीं। इमरान खान का करप्शन मुखालिफ बयानिया तो पहले ही धड़न तख्ता हो चुका है, इसलिए अब वो अपना बयानिया साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा की मुखालिफत के गिर्द बुन रहे हैं। ऐसे में इमरान खान की कौन सी ऐसी सियासी मजबूरियां हैं कि वो परवेज इलाही को अपनी पार्टी का मरकजी सदर बनाने जा रहे हैं? सवाल तो यह भी है कि इख्तिदार के लिए अपने उसूलों की सौदेबाजी करने पर परवेज इलाही अब अपने नए सियासी रोमांस पीटीआई से कितनी देर निभा कर पाएंगे? इसी मामले, इसी तब्दीली पर हमारा प्रोग्राम का आखिरी सवाल आप सबसे। परवेज इलाही तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर, क्या पीटीआई परवेज इलाही का बोझ उठा पाएगी? अबसार साहब। पीटीआई के वर्कर्स से मैं इजहार हमदर्दी कर सकता हूं और करूंगा भी, और मेरा ख्याल है कि पीटीआई इसका बोझ क्यों उठाए। इसका बोझ उन जजेस को उठाना चाहिए जिन्होंने इमरान खान को सादिक और अमीन का ख़िताब दिया, और उन जर्नलों को उठाना चाहिए जो मीडिया हाउसेस फ़ोन कर करके कहते थे कि इमरान खान को एक मसीहा और एक फ़रिश्ता के तौर पे पेश करें, ना कि एक अनदर सियासतदान की तरह। इसका बोझ मीडिया को उठाना चाहिए जिसने इमरान खान को ये पेश किया इस तरह से, उसकी इमेज बिल्डिंग की कि वो एक आम सियासतदान नहीं है, वो तो कोई महात्मा है
और उस जैसा ईमानदार और सच्चा इंसान पाकिस्तान में कोई पैदा ही नहीं हुआ, ना कभी होगा। आज नहीं बल्कि बार बार कई सालों से इमरान खान खुद ये साबित कर रहे हैं कि वो दूसरे सियासतदानों की तरह हैं, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर जो खोल चढ़ाया हुआ है, एक उसका लबादा उड़ा हुआ है एक ईमानदारी का और असूल परस्ती का, वो इतनी बार फट चुका है कि मैं अगर जज होता तो मुझे आज शर्म आती। मैं अगर एक जर्नल होता जो मीडिया हाउसेस फ़ोन कर करके बताया करते थे कि ये आपने कहना है और ये नहीं कहना, तो मुझे शर्म आती। और अगर मैं एक मीडिया पर्सन भी होता और मैंने ये प्रोपेगेट किया होता जिसका कि इजहार मीडिया के लोग अब कैमरा के सामने आके खुद कर रहे हैं, खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमें कहा गया, हमें फ़लाँ सेफ हाउस में बुला के हमें कहा गया कि दूसरों को करप्ट और चोर कहो, जिसमें परवेज़ इलाही साहब खुद शामिल थे, जिनको करप्ट और चोर और पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा गया, बार बार कहा गया। लेकिन अब वो आके खुद अपना एहसास जुर्म मान रहे हैं, अपना जुर्म मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने ये इमरान खान साहब को दूसरों से अलहदा बना के पेश किया। तो मेरी दरख्वास्त ये है नौजवान नस्ल से, पीटीआई के वर्कर से और दूसरी सियासी जमातों के वर्कर से भी, कि अपने लीडर को और किसी भी सियासतदान को, किसी भी जज को, किसी भी जर्नल को, किसी भी मीडिया पर्सन को फरिश्ता ना समझें, इंसान समझें। वो इंसान है, उनसे गलतियां भी होती हैं, वो ठोकरें भी खाते हैं, वो सीखते भी हैं, वो अपना मौक़िफ़ एक पेश करके अगले दिन उससे बदल भी सकते हैं। इसलिए उन्हें फरिश्ता या उन्हें नौज़ बिला पैगम्बर या किसी वली का दर्जा ना दें, उन्हें सिर्फ इंसान रहने दें और उनकी सियासत और उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनको वोट दें, उनकी पॉलिसीज़ की बुनियाद पर उनको वोट दें। और मेरी इस्टेब्लिशमेंट से भी दरख्वास्त है हाथ बांध के, और जुडिशरी से भी और मीडिया से भी, कि किसी को आइंदा प्लीज़ इस मुल्क पे फरिश्ता और महात्मा बनाकर मुसल्लत मत करें, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं, जब दिल टूटते हैं ना, तो फिर सब कुछ टूट जाता है, फिर कुछ नहीं जुड़ता। और इस वक्त मुल्क जिस हालत में है, इसको अल्लाह बचाए, वरना जितने दिल टूटे हुए हैं, इसमें ये कैसे चल रहा है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अल्लाह रहम करे। ज़ैगम साहब, यही सवाल बोझ उठा पाएगी, मगर साथ कुछ इसको कमेंट कीजिएगा कि किसकी ज्यादा बड़ी सियासी मजबूरी है, इमरान खान साहब की कि परवेज इलाही को सदर बनाए अपनी जमात का, या परवेज इलाही की अब ज्यादा बड़ी मजबूरी थी कि काफ लीग में कुछ नहीं बचा तो पीटीआई के घोड़े पे सवारी करे? पीटीआई ने इस्टेब्लिशमेंट का बोझ उठा लिया, इस्टेब्लिशमेंट के नैरेटिव का बोझ उठा लिया, शुगर माफिया का बोझ उठा लिया, लैंड माफिया, सिगरेट माफिया का बोझ उठा लिया, आरिफ नकवी का बोझ भी उठा लिया, एक टाइकून के 5 अरब रुपए का भी बोझ उठा लिया, तोशा खाना के तहफ़ का भी बोझ उठा लिया। अब बेचारे चौधरी साहब, परवेज़ इलाही साहब का कितना वज़न है कि आप कह रही हैं कि वो बोझ उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। देखिए, अगर इसार राना साहब मुझे इजाज़त दें तो मैं कहूँगा इसार राना साहब की इजाज़त के साथ कि जट दी लत वेलने च आ गई है। वो कहानी मुस्लिम लीग काफ की जो 2001 से शुरू हुई थी, एक किंग्स पार्टी की कहानी, वो 2023 में इख्तिताम पजीर हो गई है। चौधरी परवेज़ इलाही ने आखिरी बार अपनी पार्टी को, अपने आप को कैश करा लिया जब उन्होंने इमरान खान को ब्लैकमेल करके वज़ारत आला ले ली। पहले वो पीडीएम से वज़ारत आला की ऑफ़र लाए, फिर उसको दिखाकर इमरान खान को मौत दिखाकर बुखार पर रजामंद किया और वज़ारत आला ले ली। इस वक्त परवेज़ इलाही साहब के पास कोई कार्ड नहीं है। वो गए हैं पीटीआई में, इमरान खान की टर्म्स पर गए हैं, वो इमरान खान के रहमो करम पर हैं। जो 10 लोग वो साथ लेकर गए हैं, अब वो पीटीआई का हिस्सा बन गए। इमरान खान को अगर ख़तरा है तो वो इस बात के है कि चौधरी साहब हमेशा वफ़ादार रहेंगे इस्टेब्लिशमेंट के, लेकिन इमरान खान को एक फ़ायदा भी है, वो ये है कि चौधरियों के ज़रिए से वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पुल बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं, ताल्लुकात को बेहतर करने की भी कोशिश कर सकते हैं, पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ को तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिरी बात आयशा साहिबा ये है कि कल को किसी वक्त एक पीटीआई काफ भी बन सकती है, या फिर बुनेस इलाही साहब किसी वक्त में पीटीआई का सदर भी बन सकते हैं। ठीक है इसार साहब, परवेज़ इलाही कमज़ोर कड़ी बनेंगे पीटीआई के अंदर या मजबूत कड़ी बनेंगे? बोझ किसको किसका उठाना होगा? देखिए, एक तो परवेज़ इलाही साहब कौन से कोई दुआनों का छापा है जो उठाया नहीं जा सकता। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि पीटीआई में बाजवा ग्रुप भी बन गया, और मुझे तो ऐसा लगता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि अगर इमरान खान गिरफ़्तार या नाअहल होते हैं तो बतौर सदर परवेज़ इलाही पीटीआई को
कुरैशी साहब बैठे हैं, नायब चेयरमैन है, क्या हो गया है? सोचने में क्या हर्ज है, कहने में क्या हर्ज है? अच्छा, ये भी है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि परवेज़ इलाही साहब का बहरहाल पंजाब के कुछ हिस्सों में एक वज़न तो है, उनका एक वोट बैंक भी है, लेकिन ये एक अफसोसनाक हिस्सा भी है। देखें, दो भाई जिनकी मोहब्बत की मिसालें दी जाती थी, ठीक, सियासत के जोड़ तोड़ ने दोनों के दरमियान कितना फ़र्क पैदा कर दिया। मेरा तो इस बात से ज़्यादा दिल दुखी है कि जो एक इकाई थे चौधरी बरादरान के का एक जुमला था, कहा जाता है चौधरी बरादरान, तो ये नहीं होता था कि शुजात और परवेज़ इलाही चौधरी बरादरान, लेकिन ये सियासत इतनी बेरहम गेम है कि इसके अंदर अपने सगे भाइयों की तश्तरियां जो हैं वो भी आपको उनके पीछे से टूटने का ज्यादा गम है। एक जुमला बस कहने के बाद, मुझे पता है आप इख्तिताम की तरफ जा रही, बस एक जुमला दोबारा आखिर में आके मेरे जिम्मे ही आ गया कि मैं अफसार भाई की एक बात क्लियर करूं कि बिल्कुल लोगों को बुला के वो कहते थे कि देखो ये चोर है, ये करप्ट है, लेकिन साथ साथ उनके सबूत भी दिखाते थे कि ये वाकई करप्ट है। और सबूत वो कि अगर आज उनको वो सबूत दिए जाएं तो अपने बारे में वो सबूत ना माने। प्रोग्राम आपने देखा, अपना सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।